नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई अब सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार और सत्ता के खेल ने जनता का ध्यान अपनी ओर साफ तौर पर खींचा है। सड़क पर जनता के लिए लड़ाई दिखाने वाले ममता के शासन में करोड़ों का गबन और सरकारी फंड का दुरुपयोग लगातार उजागर हो रहा है। ईडी और सीबीआई की जांच रिपोर्ट यह बताती है कि ममता और उनके करीबी नेताओं ने सरकारी योजनाओं और चुनावी धन का खेल अपने फायदे के लिए किया। नंदीग्राम और सिंगूर जैसी घटनाओं का जमीनी संघर्ष तो उन्होंने दिखाया, लेकिन पर्दे के पीछे करोड़ों रुपए का खेल चलता रहा। आज सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी सचमुच जनता के लिए लड़ रही हैं या सत्ता और भ्रष्टाचार के लिए जनता को सिर्फ आड़े हाथ दिखावा हो रहा है। देश और बंगाल की जनता यह जानना चाहती है कि सड़क पर दिखावा और पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार के बीच असली सच क्या है। आज हम जवाब मांगते हैं, जनता के पैसे का खेल कौन खेल रहा। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के पीछे क्या टीएमसी और ममता बनर्जी का हाथ है। टीएमसी शासन में सरकारी फंड और योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप कितने गंभीर हैं और इसका चुनाव पर क्या असर होगा। ममता बनर्जी का दिल्ली कैंप और सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा, जनता की लड़ाई या फिर चुनावी दिखावा। क्या बंगाल की जनता अब टीएमसी और ममता के पर्दे के पीछे चल रहे भ्रष्टाचार और सड़कों पर दिखाए जाने वाले संघर्ष में फर्क साफ तौर पर समझ पाई है या नहीं, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और विस्तार से बताएंगे कि डिबेट का आज पूरा मामला क्या है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ने अपने आप को जननेता कहा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सड़क पर जनता के लिए लड़ाई का दिखावा करने वाले ममता के शासन में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की कहानी बेहिसाब है। ईडी और सीबीआई की जांच में उनके और करीबी नेताओं के करोड़ों रुपए के गबन के आरोप सामने आए। सरकारी फंड का दुरुपयोग, योजनाओं में पैसों का हेरफेर और चुनावी धनराशि में पारदर्शिता की कमी, ये सब बिंदु सीधे सवाल खड़े करते हैं। नंदीग्राम और सिंगूर की घटनाओं में ममता का जमीनी संघर्ष दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे करोड़ों का खेल चल रहा था। जनता के टैक्स का पैसा उनके और उनके नेताओं के लिए खेल बन गया। अब सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी सचमुच जनता के लिए लड़ती हैं या सत्ता और भ्रष्टाचार के लिए जनता को सिर्फ आड़े हाथों दिखावा करती हैं। बंगाल की जनता को इसका जवाब चाहिए और समय आ गया है कि ममता बनर्जी को उनके भ्रष्टाचार की सच्चाई दिखाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आपने देखा, आपको बता रहे कि कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच जनता ये साफ तौर पर समझ चुकी है कि स्थिति क्या बनी हुई है। क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी खुद पहुंचती हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखावा जो है वो भी यहां पर चल रहा है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई है, वो आपको सुनवाते हैं। पार्टी को टारगेट करेंगे, लेकिन एसआईआर से इसका क्या संबंध है? ये तो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का प्रक्रिया चल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ये संवैधानिक संस्था है। अब संवैधानिक संस्था किसी प्रधान के ऊपर जैसे इससे इतना गंदा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ममता बनर्जी सीज इन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन शी uttered all these things. It is too unfortunate. It is not expected from a chief minister of a state. He is using this filthy language against a person who is heading a constitutional body. Is it desirable? Is it acceptable in the civil society? I think it's a face loss of Bengal. Not only in India, but also the abroad also. People are watching what is happening in West Bengal right now. How a government is welcoming the Bangladeshi infiltrators, the Rohingyas, to his land, and our internal security of this country is being compromised by Trinamool Congress. जो मामला हुआ है, जो था ममता बनर्जी का, वो मैटर आज को हियरिंग हुआ। उसका हियरिंग का बाद और ममता बनर्जी जो पॉइंट है उस पॉइंट को, उनका जो पॉइंट है उस पॉइंट को उन्होंने बोला है। कोर्ट परमिशन दिया है, उन्होंने आर्गुमेंट किया है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है
उन्होंने बोला जो अभी 4 महीना के लेके सब डिलीशन हो रहा है, इंक्लूजन नहीं हो रहा है। जब स्पेशल इंटेंसिव रोल में जो इंक्लूजन होता है वो इंक्लूजन बंद है। 2 नंबर वाला है छोटा छोटा जो मिस्टेक है, वो मिस्टेक इलेक्शन कमीशन के लिए हुआ है, वो मिस्टेक को बड़ा करके देखा है और उसको डिलीट करने के लिए कोशिश किया है। जैसे somebody's टाइटल, किसी का सामने हुआ खान, उसका आ गया खां, कैसे होगा? किसी का नाम है विपुल, उसका नाम है विपुल हो गया, बंगाली में बोलता है ना विपुल, तो क्यों उसका नाम बात जाएगा? बंदोपाध्याय बनर्जी, क्यों उसका नाम बात जाएगा? ये सब कोर्ट ने भी बोला है, कोर्ट ऐसा ही बोला है। और जो माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए बोला है, ये माइक्रो ऑब्जर्वर जो उसको दिया है 8100, वो उसको बाहर से लेके गया है। देखिए, ममता बनर्जी की प्रवृत्ति और जो नियति है इस तरह के नाटक करने की, थिएट्रिक्स करने की, उस चीज के लिए पूरी दुनिया उनको जानती है। चाहे वो कागज उठा करके फाड़ करके कि रोहिंग्या नहीं होने चाहिए स्पीकर के मुंह पर मारना था या आज कोर्ट में जाना था, हम सब अच्छे से समझते हैं कि उनका वहां जाने का कारण क्या था। इतनी देर कोर्ट में बैठ करके जजों को इंटिमिडेट करने की कोशिश करना, प्रभावित करने की कोशिश करना, तो ये सब कुछ हमने देखा। लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट ने ममता बनर्जी से साफ कहा कि आपने काउंसिल हायर किए हैं मिस्टर दीवान, और वो काफी केपेबल है आपकी पिटिशन को आर्ग्यू करने के लिए, तो इसलिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए ऐसा हो रहा है, ये वैसा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तो ये सारे ड्रामा उन्होंने वहां पर करने की कोशिश की, मगर कोर्ट ने किसी भी बात को अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा कि आधार कार्ड जो है वो आपने अलाउ करवाया, आधार के साथ ये कहने दूसरा भी डॉक्यूमेंट दो। कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये ऑर्डर रिजर्व रखा हुआ है और जब हमारा ऑर्डर इस पर आएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमने इस पर क्या ऑर्डर पास किया है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया सुनी, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। तपोज पाल है बीजेपी प्रवक्ता। तपोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र स्वामी है राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राम प्रकाश पांडे टीएमसी प्रवक्ता। राम प्रकाश पांडे जी, आपका भी स्वागत है। और रतन तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तपोज जी, शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच तमाम चीजें जो देखने को मिल रही हैं, उसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोर्ट में भी पेश होती हैं, वहां पर भी कई सारी दलीलें दी जाती हैं। दूसरी तरफ, एक तरफ जनता के लिए रोडों पर खड़े होना, दूसरी तरफ जनता ये समझ रही है ये दिखावा भी हो रहा है, चुनाव भी नजदीक है, कई सारे पहलू इकट्ठे खड़े हो रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी को राहुल गांधी के द्वारा गद्दार कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जारी करते हैं, और हम ये मांग करते हैं कि राहुल गांधी को तत्काल तौर पे माफी मांगना चाहिए। ये सिख समुदाय के इंसल्ट का मामला है, और कड़े तौर पे रवनीत सिंह बिट्टू जी बेअंत सिंह के पौत्र हैं। बेअंत सिंह वहां पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जब उनकी हत्या की गई थी। तो आज उनको जिस तरीके से गद्दार करके जो है संबोधित किया गया, उन्होंने इस पे जो है स्टेटमेंट भी जारी किया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि राहुल गांधी बिना शर्त सभी सिख समुदाय से माफी मांगे और रवनीत सिंह जी से, बिट्टू जी से भी माफी मांगे। देखिए, जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यूज किया है अपने कैंपेन के लिए। और आप पिछले 2-3 दिनों से इनका पूरा जो है वो देख लीजिए, तो उस तरीके से है कि पहले पीआर एजेंसी जैसे उनको हायर करके उन्होंने, ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रंप का इलेक्शन लड़ रही है। पीछे जो है लोगों को बैठाया हुआ है, काले शॉल से ढका है, उसके बाद फिर तख्तियां लेके बैठे हुए हैं लोग, और सब मतलब इतने लोगों को वो यहां से कम 150 लोगों को लेके गई है वेस्ट बंगाल से दिल्ली लेके गई हैं, और वहां पे इस तरीके की चीजें कर रही हैं। आज वो जो कोर्ट के सामने बोल रही थी, उसमें देखिए सबसे मेन चीज क्या है कि वो उनकी जो पॉस्चरिंग है, और उनकी जो पॉस्चरिंग है वो पॉलिटिकल है पूरी तरीके से। आप किसी भी न्यूज चैनल में देख लीजिए, आप किसी भी लोगों से पूछ लीजिए, सारे लोग आज यही कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल तौर पे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को उन्होंने आज पॉलिटिकल एजेंडा बनाया, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया, और वहां पे उसको प्रचार के लिए उन्होंने यूज किया। आज सीजीआई सूर्यकांत जी ने एक याद दिलाया उनको, जब वो ये कह रहे थे कि हमें न्याय चाहिए कोर्ट के सामने, तो उन्होंने ये कहा कि ये कोर्ट है, कोई कैंपेन करने का जगह नहीं है,
और आपके बहुत माहिर वकील यहां पे मौजूद हैं, आप उनको बोलने दीजिए, क्योंकि कोर्ट की हियरिंग जो होती है वो वकीलों के माध्यम से होती है, तो उनके भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी वकील हैं और आपके वो वकील हैं, उनको बोलने दीजिए। आप यहां पे आके जो बोल रही हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर के बयानों पे नहीं चलेंगी, चीफ मिनिस्टर के वकीलों के बयानों पे चलेंगी। तो ये साफ साफ आज जो है ये दिख गया कि वहां पे वो जिस तरीके से कैंपेन करने के लिए पहुंची थी और अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की कि हम जो है जिन लोगों का नाम कट रहा है उनके लिए खड़े हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज जो भाजपा इतने दिनों से कह रही थी, हम लोग सड़कों पे भी कहें, हम लोग बाहर भी कहें कि ममता बनर्जी कंप्लीटली इस काम को होने नहीं दे रही है, तो आज ममता बनर्जी ने खुद कह दिया वहां पे खड़े होके कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कोई भरोसा नहीं है, आप हमें न्याय दिलाइए। ये वोटर काट रहे हैं, इसको काट रहे हैं, उसको काट रहे हैं, दुनिया भर की चीजें कह रहे हैं। तो ममता बनर्जी, और देखिए वहां पे जो कहा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने जो कहा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि ममता बनर्जी एक ऐसे राज्य की मुख्यमंत्री हैं जो अधिकारी कर्मचारी तक चुनाव आयोग को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इनसे अधिकारी मांगे गए, वो अधिकारी तक नहीं दिए गए हैं, और ये जो कर्मचारी दिए गए हैं वो निचले स्तर के कर्मचारी हैं जो कि दबाव में काम कर रहे हैं। एसडीएम और बीडीओ रैंक के अधिकारी जो गैजेटेड ऑफिसर नंबर 1 क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, उनके तहत ये पूरा कार्यक्रम रन होता है और ये बाउंडेशन होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोई भी कर्मचारी नहीं होते हैं, वो सब स्टेट के ही होते हैं। और 12 राज्यों में इस तरीके के एसआईआर कैंपेन चल रहा है, कैंप चल रहे हैं और उसके जो है चीजें चल रही हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी केवल जो है पश्चिम बंगाल में नहीं दिए गए। और पश्चिम बंगाल में जो बेचैनी दिखी है उससे ये साफ ये जाहिर होता है कि इन्होंने पूरी कोशिश की है, अपनी पूरा इन्होंने हथकंडा यूज किया है कि किसी तरीके से इसको रोका जाए, किसी तरीके से इस पर व्यवधान डाला जाए, और सारे इन्होंने आज जो है कोर्ट के सामने भी इस तरीके की चीजों को उन्होंने कहा है। और एक चीज मैं बता दूं, ये बार बार कल जो ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसमें भी ये यही बातों को रिपीट की है कि 2025 के चुनाव जो लिस्ट है उनके आधार पर इलेक्शन करा लिया जाए। तो मैं ये कहता हूं भैया 2002 के चुनाव जो लिस्ट है उस पर आप इलेक्शन करा दीजिए। उस समय तो आप फिर ये कहेंगे कि कितने लोग मृत हो गए, तो उन्हीं मृतकों को तो हटाया जा रहा है और ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ के संविधान ने। तो अनुच्छेद 324 जो है वो तो सीधा सीधा ये अधिकार देता है कि भाई आप ये जो है एफआईआर करने का पूरा, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर आरोप प्रत्यारोप भी बहुत हो रहा है। टीएमसी प्रवक्ता भी लगातार बने हैं। राम प्रकाश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि अब ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है, जनता की लग रहा है, चुनाव भी नजदीक है, बहुत कुछ इकट्ठा सब कुछ देखने को मिल रहा है। पांडे जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। ठीक है, दोबारा आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता भी लगातार बने हुए हैं। रतन जी, अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच कहीं ना कहीं एसआईआर का विरोध करना, उसके बाद अब कोर्ट में भी जाकर तमाम चीजें दिखाना, बातचीत करना, और बड़ी बात यह कि जब छापेमार कार्रवाई होती है तो मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंच जाती हैं बचाव करने के लिए। ये चीजें स्पष्ट नजर नहीं आ रही हैं। देखिए प्रद्युम्न जी, सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं, सारे मित्रों को नमस्कार करता हूं। देखिए, एसआईआर का मुद्दा जो है ये बिहार से शुरू हुआ और बिहार से लगातार विपक्ष की पार्टियों ने इस विषय को गंभीरता से रखा। हमने इस विषय को ये बताया कि किस प्रकार कई बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट लिखने के बाद सुसाइड किया, कई बीएलओ को धमकाया गया, कई बीएलओ को प्रताड़ित किया गया। उत्तर प्रदेश की घटनाएं भी आप लोगों ने आपके माध्यम से दिखाई गई, किस प्रकार बीएलओ को इतना प्रेशर बनाया गया कि किसका नाम काटना है, किसका नाम नहीं काटना है। उसी के प्रेशर में वो सुसाइड किए। तो कहीं ना कहीं एसआईआर तो एक बहाना है भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। यह काम चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कठपुतली के हिसाब से काम कर रहा है और हम इसे इतनी ईमानदारी से आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर ममता बनर्जी ने कोई बात रख रही है तो वो एक प्रांत की मुख्यमंत्री है, जिम्मेदार पर्सन है। नहीं तो मुख्यमंत्री, और जब मुख्यमंत्री रेड में खुद पहुंच जाएंगी क्या और दस्तावेज वहां से उठा लेंगी? देखिए, सुप्रीम आज तक तो कभी नहीं हुआ ऐसा।
भाई साहब, प्रदीप जी, आप कैसी बातें करते हैं? आज तक जो नहीं हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वही सब कर रही है जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। तो आप आगे आगे चलेंगे तो अरे आप भारतीय जनता पार्टी पे जा रहे हैं, आप पहले यही बता दीजिए, जब रेड हो रही थी तो मुख्यमंत्री को वहां पर जाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों नहीं जाएगी मुख्यमंत्री, क्यों अच्छा, नहीं तो जाएगी? आप वहां पे जो सबूत होंगे उनको उठा लेंगे, सबूत होंगे उनको उठा लेंगे। उड़गंद मचाएंगे, पश्चिम बंगाल में जाके आप नंगा नाच नाचेंगे, वहां के मुख्यमंत्री अरे आप एजेंसीज भी काम नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं। ये जहां जहां खुले तौर पर आपसे उम्मीद भी क्या रख सकते हैं? आपके सांसद तो पेपर फाड़ने का काम करते हैं सदन में, अब यहां पर मुख्यमंत्री भी अब छापेमार कार्रवाई में जाएंगी तो फिर स्थिति तो फिर जस की तस बड़ी खराब बन रही है, और उसी का सपोर्ट कर रहे हैं जो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, आपको पूछ भी नहीं रही। अरे हमको नहीं पूछेंगे चलेगा, हम देश को बचाने निकले हैं, संविधान की रक्षा करने निकले हैं। हमें न पूछे, हम भी उनको नहीं पूछ रहे हैं, वो हम दोनों आपस में समझ लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में, हम पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने नहीं देंगे। उन्हें रोकने का काम करें, उन्हें रोक के दिखाएंगे प्रद्युम्न जी। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हैं। सुरेंद्र सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि स्थिति आप कैसे भाप पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश होती हैं, अपनी दलीलें वहां पर रखती हैं, कई बार सुनवाई होती है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगातार बहुत हैं। नहीं, देखिए, अब की बार जो बंगाल का चुनाव है, हम हर बार कह रहे हैं कि उसमें थोड़ी विकट स्थिति है, और ममता बनर्जी की ये चौथी टर्म, और एसआईआर के आने के बाद वहां पे जो वोटों का समीकरण है वो गड़बड़ाया हुआ है। हुमायूं कबीर के खड़े होने से वो स्थिति और थोड़ी परेशानी की उनके लिए हो गई है। अब जो एसआईआर में जो डिलीशन हो रहे हैं, तो उन डिलीशंस को लेकर के उनको ये लग रहा है कि उनके जो वोट हैं वो कट रहे हैं और उनको परेशानी होगी। उसके अलावा जो इनकी एक वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो एक निकाला है, तो उसमें भी उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि उसमें करीब करीब मैप्ड और अनमैप्ड और जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं वो करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास वो टोटल वोटर्स हैं। तो इस तरह से 2 करोड़ 8 लाख 10 लाख वोटर्स के डिलीशन होने की पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें से कुछ लोग जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उनके नाम जुड़ जाएंगे, लेकिन कुछ मिला के काफी नाम कटने की संभावनाएं हैं। अब उन्होंने अपनी तरफ से वहां पूरी कोशिश की, प्रशासन उनका है तो उन्होंने बीएलओज और सबकी हेल्प से किया, लेकिन वो बात नहीं बनी। इलेक्शन कमीशन ने अपने माइक्रो ऑब्जर्वर्स 8000 माइक्रो ऑब्जर्वर्स वहां लगा दिए, तो वो एक एक बूथ पर एक एक जगह पे उन चीजों को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब उन्हें ये लगा कि स्थिति इतनी हो गई है कि एक नैरेटिव बनाने के लिए तो उन्होंने दिल्ली का रुख किया। वहां पे तो बात बनी नहीं, इलेक्शन कमीशन ने उनकी सुनी नहीं, जो नियम कायदे से वो चल रहे हैं, तो वो यहाँ आ गए। अब यहाँ के उन्होंने देखा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, खुद जाएंगे, बंगाल की जनता को दिखाना है कि देखो मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए जा रही हूँ, वहां लड़ रही हूँ। और दूसरी तरफ सीईसी के इम्पीचमेंट की भी कोशिश कर रही हैं कि वो एक मूवमेंट करके सीईसी पे एक प्रेशर बना जाए। सीईसी के जो काम करने वाले इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, उनको धमकाने की, डराने की, आपने सब सुना ही है। यानी कि कुल मिला के इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि एक दिखावे की राजनीति चल रही है, चुनाव को बचाने की सोच है। दिखावे की नहीं है, दिखावे की नहीं है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि भाई हर तरह से सुप्रीम कोर्ट पे भी मैं खुद जाके दबाव बनाऊं, जबकि सब जानते हैं कि भाई जो वहां पे आप तो लीगली वहां पे या तो आप ही अपीयर हो जाइए, अपने वकील को हटा दीजिए। लेकिन अच्छा है सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोलने दिया, सुनने दिया। तो बोला क्या उन्होंने, वो कह रहे हैं कि भाई ये एसआईआर खत्म कीजिए और पुरानी वोटर लिस्ट पे इलेक्शन कीजिए। वो तो होगा नहीं, वो नहीं होगा तो आगे क्या होगा? तो ये दिखावे का नहीं है, वो एक माहौल क्रिएट करना चाह रही है जिसमें वो लोगों को ये कह सकें कि देखिए बंगाल में बहुत स्थिति खराब है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो इस हालत में जनता सड़कों पे आएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो ये होने वाले इलेक्शन में बवाल की तैयारी है और कुछ नहीं है। ठीक है, राम प्रकाश पांडे जी, बवाल की तैयारी चल रही है क्या भविष्य के लिए? टीएमसी अब बवाल कराने पे तो उतारू है? देखिए, ये हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी का सोच होगा। टीएमसी बवाल के लिए, टीएमसी अगर बवाल करनी होती तो इलेक्शन कमीशन को 6 चिट्ठियां नहीं लिखती,
और दूसरा बात है गणतांत्रिक पद्धति के अनुसार से, लोकतांत्रिक पद्धति से के हिसाब से आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है टीएमसी। ठीक है, हम जो भारतवर्ष में जो चीज लाना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करके जो तरीका लाना चाह रहे हैं, उसका प्रतिवादी चेहरा बन के हम आ रहे हैं और पूरे देश के सामने आ रहे हैं कि आप भारतवर्ष का लोकतंत्र खत्म अगर करेंगे तो पश्चिम बंगाल जिस तरह से देश आजादी के लिए लड़ा था, लोकतंत्र के लिए भी लड़ेगा, संविधान बचाने के लिए भी लड़ेगा है। और दूसरी बात, मेरे भाजपा के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, मुझे बड़ा सोच के बड़ा वो लग रहा है कि भारतवर्ष की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के लिए जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल कर रहे थे, ये दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं के लिए इनके पास इतने गंदे शब्द हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनके पास महिलाओं की इज्जत करने के पर इनके पास है नहीं जगह है। ये लोकतंत्र तो खत्म करने और यहां पर जागीरदारी चलाना चाहते हैं, तो भारतवर्ष में जागीरदारी पश्चिम बंगाल नहीं चलने देगी, जमींदारी नहीं चलने देगी। ये गुजरात की जमींदारी पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगी, उसका कड़ा प्रतिवाद होगा। और पश्चिम बंगाल ने जिस तरह से देश आजाद करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई थी, बिल्कुल। तो और जब महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, नहीं, और जब बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, जब आप लोग क्यों शांत बैठ जाते हैं? जब आपकी सरकार क्या देखती नहीं है उन सब चीजों को? बंगाल में ही केवल महिला की क्यों, महाराष्ट्र में जो लेडी डॉक्टर को खींच के सामूहिक बलात्कार किया गया, वहां भाजपा की सरकारें वहां के सो रहे थे। हाथरस में जो हुआ वहां के सो रहे थे, और बिल्कुल बारूद के वालों को माला पहनाने वाले बोलेंगे हमें टीएमसी ठीक है, टीएमसी नेता कैलाश मिश्रा का भी हाल ही में एक मामला आया, 31 तारीख की शाम का मामला, महिला के कपड़े फाड़ने की धमकी दी गई, टीएमसी नेता का नाम सामने आया, अब उसका क्या? टीएमसी महिला का कपड़ा फाड़ने के लिए टीएमसी नेता ने धमकी दी एक महिला को। महिला ने किस रूप में उनसे बात किया? एक महिला भी अपने हद को पार कर रही है। चलो ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता से जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, बताइए, आपके ऊपर तो ये आरोप लग रहे हैं। अरे ये प्रद्युम्न जी, सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? माला पहनाने वाले, मिलाने वाले, और ये हमारी मुख्यमंत्री के आप शब्द बोलने वाले क्या बोलेंगे? इनको पश्चिम बंगाल में आए देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री के लिए ये शब्दों का बोलने के लिए, और क्या बोलेंगे? एक तड़ीपार गृह मंत्री, दुर्भाग्य के भारतवर्ष को एक तड़ीपार गृह मंत्री मिला, और उनसे क्या? अरे बोलने तो दीजिए उन्हें। देखिए, ये बार बार जो है महिला सुरक्षा के लिए बात कर रहे थे। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी खुद बोली हैं महिलाओं के लिए कि आप 7 बजे के बाद मत निकलिए। ये महिला मुख्यमंत्री खुद महिलाओं के लिए स्टेटमेंट है उनका। आज वो हाथ जोड़ के इससे क्या अभिप्राय निकलता है? क्या भी अगर 7 बजे बोल दिया, एक गार्जियन ने बोल दिया, तो कौन सा बड़ा बात हो गया? अच्छा, मतलब आप ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि भैया सुरक्षित नहीं है, आप 7 बजे से पहले घर पे घुस जाओ, उसके बाद बाहर मत निकलना। ये तो ये मैसेज जाता है। ऐसा नहीं बोला कि आप सुरक्षित नहीं है, 7 बजे निकलने का। अब इतना भी बचाव मत कीजिए, नहीं, इतना भी बचाव मत कीजिए। जनता में बहुत अकल है, जनता सब जानती है। जब आज इतनी बौखलाहट है टीएमसी के अंदर, इसीलिए चुन के लाती है। हम बोलते हैं ना कि हम नारी को, हम तो इतना सशक्तिकरण करके दिखाते हैं, नारी अपने लिए लड़ सकती है। इनके जैसा नहीं है कि नारी को दबा के रखते हैं हम। हमारी पश्चिम बंगाल की नारी लड़ाकू नारी होती है, बताइए तो जवाब देती है। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात क्या है कि आज ममता बनर्जी हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट में वहां पे बैठी हुई थी और वो ये कह रही थी कि हमें जो है न्याय की उम्मीद है आज सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन ये न्याय की उम्मीद आपका कहां चला गया था जब सिविक डॉक्टर को आरजेकर हॉस्पिटल में मार दिया गया था, और संदेश खाली का मामला हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, साउथ कॉलेज, लॉ कॉलेज का मामला हो, हर जगह पे बेटियां असुरक्षित रही हैं। यहां तक कि आपके नेता जो हैं वो वीडियो बना के उसमें डाले, लॉ कॉलेज, सिटी कॉलेज लॉ वाले में आपके नेता पकड़े गए ना उसमें, और उन्होंने खुद हमारे वीडियो बना के डाला। आज जो है वो प्रवक्ता महिलाओं की बात कर रहे थे, महिलाओं के शोषण की बात कर रहे थे। उन्हें होगा, एडीआर की रिपोर्ट है और तमाम सार्वजनिक रिपोर्ट के आधार पे मैं बात करता हूँ। मैं हवा में फायरिंग नहीं करता हूँ। तपोर जी, उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे असम हो,
यहाँ जहां आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है, बलात्कार के मामले सबसे ज्यादा आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं। नाबालिग से बलात्कार, महिलाओं से बलात्कार। और अब बात प्रद्युम्न जी, बंगाल की चल रही है, अब कहां से कहां आप जोड़ देते हैं बातों को? समस्या वही है प्रद्युम्न जी कि अगर मैं इनके ऊपर उंगली उठाता हूं तो आप तुरंत उंगली मेरे तरफ दिखा देते। नहीं नहीं, मैं आपकी तरफ नहीं दिखा रहा हूँ, बात बंगाल की हो रही है, बंगाल की जनता की बात है ना। प्रदीप जी एक चीज और जोड़ रहे हैं, ये महिला के शब्द बोले के इन्होंने हमारी सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोले थे। ये कौन से मुंह से बोलते हैं कि ये महिलाओं के लिए अच्छे शब्द बोलते हैं? शर्म आनी चाहिए। हमारी देश की का नाम बदला क्यों आपने? एंटोनिया माइनो रहने देते आप वोट के लिए सोनिया गांधी का नाम बदल दिए। शर्म आनी चाहिए। अरे मेरे सामने बोलने वाले प्रधानमंत्री और छप्पन से हमारे जूते से सोनिया गांधी हमारे देश की इज्जत है, उनको जर्सी क्या बोलेंगे? आपकी औकात कितनी हो गई है? आप देश को क्या आपकी जागीरदारी है? सोनिया गांधी का नाम क्यों बदला? जागीरदारी आपको गांधी का नाम क्यों बदला? इस तरीके से नहीं, आराम से बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। बात की है राम प्रकाश पांडे, सुन लो कान खोल के। राम प्रकाश पांडे सुन लो कान खोल के। नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से चर्चा नहीं होगी, एक एक करके बात करते हैं। नहीं, एक एक करके बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। ये नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। कौन सा संस्कार वाले चाहते भारत से? संस्कारहीन बनाना चाहते भारत को? मुद्दे पे आऊं जी, देखिए, अभी मैं इनसे अगर कह दूं कि इनके धाकड़ साहब कौन थे जो हाईवे पे गाड़ी चला रहे थे रात के अंधेरे में, वो तिलमिला जाएंगे। अगर मैं नरेंद्र मोदी की जो अभी नई सीरीज जो अभी चालू होने वाली है उसकी बात कर दूंगा तो तिलमिला जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में पूरा देश जानता है ये बोलते क्या है, सुनते क्या है, करते देखिए ना, बात ये होती है कि बंगाल की बात चलती है, आप इर्द गिर्द उधर क्यों घूम लगते हैं? पॉइंट टू पॉइंट बात क्यों नहीं करते आप? चर्चा हो रही है, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई है, वो अरे जब आप गुंडागर्दी पे उतारू हो रहे हैं, नहीं, मुख्यमंत्री को रेड में जाने की क्या आवश्यकता थी? आप ये बताइए। चलिए पहले मुख्यमंत्री को रेड में जाने की क्या आवश्यकता थी? इतना डर क्या था? पांडे आज एक बात बताएं हमें कि बंगाल के जो सिनेमा इंडस्ट्री के जितने लोग हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, केवल वही प्रचार करते हुए नहीं, एक एक करके बात करेंगे। मैं सुरेंद्र स्वामी सर का रुख करूंगा, एक एक करके बात करते हैं। सुरेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं इन सभी चीजों को? नहीं नहीं नहीं, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते वो बेहतर बता पाएंगे। सुरेंद्र जी, बार बार आरोप प्रत्यारोप, बंगाल की जनता त्रस्त हो रही है, मुख्यमंत्री रेड में क्या करने पहुंच गई, ऐसी क्या जल्दबाजी थी, क्या डर था? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए, वो सब बातें होती हैं, चुनाव पर उनका बहुत मामूली असर होता है। चुनाव की जो असली परेशानी ममता बनर्जी की है वो 3-4 है इस चुनाव में। पहला, उनकी एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा, हिंदुओं का और खासतौर से जैन जी में धर्म के प्रति एक जो उबाल आ रहा है उससे वो घबराई हुई है। तीसरी, उनकी समस्या यह है कि हुमायूं कबीर के खड़े होने से मुस्लिम वोटों के बंटवारे का उनको डर हो रहा है। चौथी, उनकी समस्या यह है कि एसआईआर से जो शुद्धिकरण होगा उस शुद्धिकरण में उनको ऐसा लगता है, जब भी तो वो इतना लड़ रही हैं, कि उनके वोटों की छटनी हो रही है। जो आप दबंगई से वोटिंग करवा लेते हैं, और ये हम सब जानते हैं चुनाव में जैसे वोटिंग होती है, तो उस दबंगई से जो वोटिंग है वो वोटिंग हो नहीं पाएगी। तो ये जो सारे के सारे फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर मिला के उनकी स्थिति को इस बार कमजोर कर रहे हैं। अब अगर आप तो इसको ये कहा जा सकता है कि ये बौखलाहट है जो साफ तौर पर नजर आ रही है। बौखलाहट करके वो एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं जिसमें वो ये दिखाएं कि भाई वो विक्टिम है, चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन, सरकार सब मिलके उनके खिलाफ है। और अब सुप्रीम कोर्ट में जाके थोड़े दिन में आप देखिएगा वो सुप्रीम कोर्ट में भी बोलेंगे, क्योंकि ये जो एसआईआर है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट इसे पुरानी जो 2025 की जो वोटिंग लिस्ट है उस पर चुनाव करा नहीं सकती, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और जो एसआईआर में शुद्धिकरण है उसको सुप्रीम कोर्ट रोक भी नहीं सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा गाइडलाइन इशू कर देंगे, भाई थोड़ा ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। अगर भाषा की प्रॉब्लम है, आप बीएलए को बोलिए, बंगाली लोगों को बोलिए, जाके एक्सप्लेन करें, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा कुछ होगा नहीं, उनको भी मालूम है। अगर ये हो सकता है तो वो दिल्ली आती नहीं ना, वहीं बंगाल में कोशिश करती।
अब अगर आप देखें बंगाल की राजनीति में वोटों का डिफरेंस क्या है, कुल मिला के 10%, अगर हम लोकसभा भी ना लें और पिछली विधानसभा का देखें तो टीएमसी और भाजपा में कुल 10% वोटों का फर्क है। 10% वोट का फर्क का मतलब है कि अगर 6-7% वोट का स्विंग होता है तो ममता बनर्जी साफ हो जाएंगी वहां से। और 6-7 वोट परसेंट कहां से निकलेगा? मान लीजिए एसआईआर से 2% भी निकला और हुमायूं कबीर ने अगर मुस्लिम्स वोटों में 8-10% भी वोट ले लिए और 2-3% हिंदुओं के वोट शिफ्ट हो गए, खेल खत्म हो गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये डर जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। मैं आ रहा हूं तपोष जी, ये सुरेंद्र सर जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये डर है, ये बौखलाहट है, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को वैसे ही दरकिनार कर दिया टीएमसी ने, और लेकिन कांग्रेस अब भी समर्थन कर रही है। दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस पार्टी का कि अब कैसे दिन आ गए हैं। तो वो क्या करेंगे? भाजपा का तो कर नहीं सकते समर्थन। जो राजनीतिक विश्लेषक जी बोल रहे थे ना, देखिए ममता बनर्जी को बेचैनी है और ये बेचैनी का ही नतीजा है आज के जो ये स्थिति आप देख रहे हैं, काले शॉल ओढ़ना। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तपोजी से माफी के साथ रोकना चाहूंगा, जैसे अभी बोला राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र सर ने कि कहीं ऐसे दिन ना आ जाए कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी का समर्थन करना पड़ जाए। हम उनका समर्थन ये राजनीति हमें कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इंडी गठबंधन के ये पार्ट है, अभी टीएमसी कांग्रेस को कितनी सीटें देगी वो समझे बैठे। कांग्रेस के साथ वो गठबंधन तोड़ चुकी है टीएमसी, कांग्रेस खुद ही बोला कांग्रेस हमारा सहयोगी तो अब रहेगा और आपको टीएमसी किसको कितनी सीटें देती है और इंडी गठबंधन के ये पार्ट है। अच्छा, एक एक करके मैं आ रहा हूं पांडे जी, आ रहा हूं आपके पास पांडे जी, उसके बाद आप कह दीजिएगा सुरेंद्र सर से जो आपको कहना है। तपोष जी बोलिए। देखिए इंडी गठबंधन की ये पार्ट है नहीं, इन्होंने ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया कि कांग्रेस को हम एक भी सीटें नहीं देंगे और लास्ट टाइम भी आपने देखा था। और कांग्रेस की आज के डेट में मजबूरी ये है कि ये बंगाल में सीपीएम के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है और केरला में ये सीपीएम के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ती है। तो कांग्रेस जिस तरीके से छलावा कर रही है देश के सामने, वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चीज और मैं बता दूं, ममता बनर्जी के जो मंत्री के ठिकाने हैं वहां से 27 करोड़ मिला है, 20 करोड़ मिला है, 15 करोड़ मिले हैं। और ये राशियां एक गरीब राज्य में जिस तरीके से वहां की स्थिति है, माली हालत है जनता की, वहां उनके मंत्रियों के घरों से मिल रही है। अब आप हालत देखिए, शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी जेल गए, ज्योतिप्रिया मल्लिक जेल गए, अनुब्रता मंडल जेल गए, जीवन कृष्ण साहा जेल गए। शायद संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। पांडे जी बताइए। ऐसा कि वो हमारे राजनीति विश्लेषक जो है वो या तो फिर वो पूरी स्ट्रेटेजी उन्हीं के पास है। तो मैं 2-4 बताया कि इस बार मुर्शिदाबाद जहां हुमायूं कबीर का नाम ले रहे हैं ना, वहां अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से खड़ा हो रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी की पकड़ शायद उनको पता नहीं है कि मुर्शिदाबाद में कितनी तगड़ी है और वो कितनी सीटें निकाल के ले जाएंगे। तो उन्हें फिर इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है आपकी मुख्यमंत्री को? अरे हमारी मुख्यमंत्री को कोई बौखलाहट नहीं है। आपको ये नजर इसलिए रहा है कि वो प्रतिवाद कर रही है, वो प्रतिवादी चेहरा शुरू से ही है। वो जो जमीन से उठ के आई हुई नेता है, यहाँ मनमानी नहीं, सीपीएम के 34 साल को अपशासन को उन्होंने लड़के ही हटाया है और जिसके लिए उनके पर डंडे चले, मार चले, सब चले तो डरी रही वो उसको बौखलाहट नहीं बोला जाता है। अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है और अपना दायित्व तो समझती है, इसलिए वो रुक की हुई है सुप्रीम कोर्ट का और वो दिल्ली तक पहुंची कि मेरा दायित्व, जनता ने उनको चुन के मुख्यमंत्री बनाया है और वो अपना दायित्व बहुत समझती है। इसलिए जनता के हक की लड़ाई के लिए कि जनता का अधिकार कोई हनन करना चाहेगा तो पश्चिम बंगाल में हनन नहीं होने देंगे। ठीक है, बताइए सुरेंद्र सर। हमारा तो प्रद्युमन जी काम है पॉलिटिकल एनालिसिस करना। हमने तो आपके चैनल पे भी मालूम है, हरियाणा का रिजल्ट हमने डिक्लेयर किया था, महाराष्ट्र का हमने आपको बताया था, झारखंड का हमने आपको बताया था, बिहार का हमारा ट्वीट है 180+ का, जबकि इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उसी दिन हमने कर दिया था जिस दिन इन्होंने की थी। और आज हम कह रहे हैं हमारा असेसमेंट है कि टीएमसी की स्थिति खराब है क्योंकि उसके 4 फैक्टर हैं। पहला, वहां पे जैनजी में हिंदुओं में एक आक्रोश है, उनको अपनी सेफ्टी को लेके फिक्र है, इसलिए वोटों का पोलराइजेशन होगा, ममता बनर्जी से हिंदू वोट हटेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये पांडे जी हटेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि 2-3% का स्विंग होगा, ठीक है। दूसरा, हम कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर, हमने तो नहीं कहा कि 30% वोट ले जाएगा,
हम ये कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी मिलके वहां पे पश्चिम बंगाल में 2-3% वोटों को वो ले जाएगी। मतलब अगर मुस्लिमों के 10% वोट भी लिए तो ओवरऑल इफेक्ट 2% आ जाएगा। तीसरा ये है कि एसआईआर में जो ये नाम कटेंगे उनमें दोनों तरफ से कटते हैं, लेकिन ज्यादा इनके होंगे, क्योंकि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हैं, जो कि इसमें नहीं आए हैं, जो कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में आएंगे, 2-3% ठीक उनके है। कटेंगे। तो इतना जो वोट शिफ्ट होगा वो शिफ्ट उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हार है वो टीएमसी को नजर आ रही है और टीएमसी ये भाप चुकी है, तो उसी की बौखलाहट है। बिल्कुल एग्री करें नहीं करें। ठीक है, मैं आ रहा हूं सुरेंद्र सर आपके पास। रतन जी ये बौखलाहट साफ तौर पर मानी जाए कि कहीं ना कहीं इसी वजह से है। स्वामी जी हो चाहे बिहार में 180 प्लस आएंगे एनडीए के, किसी ने कहा था उस समय? आप देख लीजिए हमारा असेसमेंट। किसकी सरकार बनेगी, किसका वोट बटेगा, क्या नहीं होगा। ताजा में दिखा रहे थे कि ममता बनर्जी की सरकार जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल ने दावा किया था, उसके बाद नतीजे बिल्कुल उलट आ गए। किसने देखा था? जनता का जनादेश होगा वो सबको स्वीकार है। जनता का इंतजार करिए, मत जिस दिन मत गिरेगा, जब परिणाम आएगा तो सामने सब कुछ दिखेगा। लेकिन किस साथ है वो आने वाले विश्लेषण को तो नहीं खराब कर। चलो ठीक है, अब समय कम है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल साफ तौर पर आपने देखा, जब पर अब भी जनता को यह तय करना है कि आने वाले समय बंगाल का किसके हाथ में देना है।